हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आरबी। क्या हाल चाल है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला पर। बेटा, हम लोग वन शॉट सीरीज में अपने अगले चैप्टर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की तरफ आ गए हैं। एकदम टू द पॉइंट लेक्चर होगा, जैसा कि मेरा हर एक लेक्चर होता है, ताकि आपका एक एक मिनट यूटिलाइज हो, आपको कहीं पर भी ये फील ना हो कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया 10 सेकंड का भी। राइट, तो आ जाइए सीधे सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के डिस्कशन को। सर, आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करोगे बेटा। सबसे पहले डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म पढ़ेंगे, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को आज मैं यहां पर कवर करने वाला हूं, स्टार्टिंग विद द डेविएशन प्रोड्यूस बाय ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखो, कोई भी जो प्रिज्म होता है उसका शेप ट्रायंगल के शेप का होता है। कुछ इस तरीके का प्रिज्म होता है। राइट, कुछ इस तरीके का प्रिज्म होगा, लेकिन इसको मैं सॉलिड बनाऊं पहले। हाँ, कुछ ऐसा प्रिज्म का शेप होता है। ठीक है, और किसी भी प्रिज्म का नेचर ये होता है कि भाई अगर प्रिज्म का नाम है जैसे ए बी सी, तो प्रिज्म का ये जो ऊपर वाला ये वाला एंगल होता है ना, इसी को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म के ये जस्ट सामने वाली ये जो साइड है, इसी को बेस ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। सो इट इज बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब किसी भी प्रिज्म का नेचर ये है कि अगर आप उसने उस पे कोई भी एक लाइट डाली है, अगर ये कोई भी एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, तो जैसे ही लाइट रे यहां पर इस सरफेस पर आती है, यहां पर बेटा रिफ्रैक्शन का काम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट रे है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और जब भी कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है, तो आपको पता है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं कि सर लाइट रे का एक्चुअल पाथ क्या था। सो दिस वाज एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट रे, है ना। ऐसे लाइट रे को जाना था, बट वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो लाइट रे कुछ ऐसे चली जाएगी। और जैसे ही वो यहां पर पहुंची है, अगेन वही काम होगा। तो यहां पर भी हम लोग इस सरफेस पर भी एक नॉर्मल हम लोग बनाएंगे। एक नॉर्मल हमने यहां पर बनाया था n1, एक नॉर्मल हमने यहां पर बनाया। अब इस बार लाइट रे क्योंकि डेंसर से वापस रेयरर मीडियम में जाने वाली थी, तो इसको नॉर्मल से अवे जाना है। ठीक है, लाइट रे ऐसे जाने वाली थी, नॉर्मल ऊपर है, तो ये उससे दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम इट। और ओवरऑल ये जो लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो ये आने वाली लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं। दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे। ये वाली जो लाइट रे जो पार हो गई है, इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और जो यहां से बाहर निकल गई है, इस वाली लाइट रे को इमर्जेंट रे कहा जाता है। इमर्जेंट रे कहा जाता है। यानी कि अगर आप इस चीज को समझ पाए हैं, तो कोई भी प्रिज्म क्या करता है, आने वाली लाइट रे को बेस की तरफ मोड़ता है, फिर से बेस की तरफ मोड़ता है। यानी कि वो आने वाली लाइट रे को दो बार अपने बेस की तरफ बेंड करने का काम करता है। ठीक है, और अगर हम इसको भी थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो यहां पर देखो हमें एक एंगल दिखाई पड़ रहा है बेटा। दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे एंड इमर्जेंट लाइट रे। ओवरऑल इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आई थी और वो ऐसे चली गई है, तो लाइट रे आखिर कितना घूम गई, इसी एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाला जो एंगल है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये जो एंगल है, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहा जाता है। इट इज एंगल ऑफ इमरजेंस। राइट, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब यहां पर एक रिलेशन देखा जाता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस। तो अगर आपसे कभी भी कोई ऐसा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई डेविएशन का एंगल बता दो, तो डेविएशन का एंगल आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। इस तरीके से डेविएशन का एंगल मिल जाता है। दूसरा एक फॉर्मूला यहां पर और आता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म जनरली ग्लास का बना होता है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। ठीक है, यहां पर ए क्या है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ऐसा भी कहा जा सकता है। उसके बाद डेल्टा एम क्या है, दैट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का एंगल है। सर ये मिनिमम डेविएशन क्या हुआ? देखो, इस चीज को आप एक ग्राफ के थ्रू बेटा समझ सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर ले लें एंगल ऑफ इंसिडेंस और इधर ले लें एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने पर ना कुछ ऐसा नेचर देखा जाता है। जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जैसे ही अभी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब आप बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो, तो पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो घटता है। एक सर्टेन कंडीशन पर वो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम हो जाता है।
और एंगल ऑफ डेविएशन की जो मिनिमम वैल्यू है इसी को डेल्टा एम बोलते हैं। ऐसा कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाए। तो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा तो ऐसे में डेविएशन मिनिमम होगा। बेटा इस चीज पर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम मिनिमम डेविएशन के बाद अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? तो ऑब्वियस है डेविएशन की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि मिनिमम डेविएशन कब मिलता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। ये वाला जो एंगल है इसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, ये भी R2 आप बोल सकते हैं, हालांकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड सरफेस, बट किताबों में इसको R1 और इसको R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडीशन ये है कि जब I E के बराबर हो जाए और R1 वाला जो एंगल है वो R2 के बराबर हो जाए, उस पर्टिकुलर कंडीशन पर जो डेविएशन होता है दैट बिकम्स मिनिमम। तो ये वाला फॉर्मूला बेटा मिनिमम डेविएशन के केस में ही डिराइव किया जाता है। इसके बाद एक फॉर्मूला और निकल करके आता है कि अगर प्रिज्म का ये जो एंगल है ए ये बहुत ही स्मॉल हो जाए, इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, यानी कि लगभग 8 डिग्री 9 डिग्री से भी छोटा अगर एंगल हो जाए ये वाला, तो ऐसे में एक फॉर्मूला आता है डेविएशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, डेविएशन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, दैट इज वैलिड फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि सर ये जो डेविएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सबको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी होता है। यानी क्योंकि अलग अलग कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग है तो उनकी स्पीड्स भी अलग अलग होगी, उनका डेविएशन भी अलग अलग होगा, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। ठीक है, ये वाला एक रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सभी लोग इस रिलेशन को दिमाग में रखना, क्योंकि इस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी आगे अपन इसी चीज के बारे में बात और ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं। तो प्रिज्म के बारे में बस इतनी ही चीजें बेटा हमें पता होना चाहिए, इतने ही डायग्राम पता होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अलग अलग कलर्स की बात करते हैं। देखो बेटा, जो विजिबल लाइट होती है जो हम लोग को दिखाई पड़ती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक का वेवलेंथ उसका होता है। ठीक है, विजिबल लाइट जो है वो 4000 से 7000, हालांकि यहाँ पे 8000 लिखा है, 8000 भी हम लोग लिख सकते हैं, बट बहुत सी किताबों में 7000 एंगस्ट्रॉम तक ही लिखा होता है। राइट, तो कोई इशू नहीं है। देखो ये डेटा बेटा एंगस्ट्रॉम में है ना, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा अरे सर आपने तो गलत लिख दिया, आपने तो 7000 लिख दिया। नहीं, यहाँ 7000 एंगस्ट्रॉम लिखो या 8000 एंगस्ट्रॉम लिखो, लगभग लगभग कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वैल्यूज बहुत 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 छोटी वैल्यूज है बेटा। राइट, तो विजिबल लाइट जो होती है, जिसको आप व्हाइट लाइट भी बोलते हैं, सनलाइट आप बोल रहे हो, उसका जो वेवलेंथ है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और हम लोग को जितने भी कलर्स दिखाई पड़ते हैं वो सब इसी के बीच में आते हैं। तो यहां पर वही बताया गया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो 7 कलर्स होते हैं, इन कलर्स का वेवलेंथ रेंज कितना है ये आपको याद करना पड़ेगा। इनका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक कलर की यहां पर जो आप अगर देखो तो, क्योंकि फॉर्मूला होता है V बराबर F इंटू लेमडा, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि सर अगर वेवलेंथ अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, है ना। तो वेवलेंथ अगर चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की जो ये वैल्यू है ये भी अलग अलग हो जाएगी हर एक कलर के लिए। राइट, और V क्या है? दैट इज स्पीड ऑफ द कलर इन वैक्यूम। वैक्यूम में या एयर में स्पीड ऑफ कलर जो भी होगा उसको रखेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, वेवलेंथ हम लोगों को यहां पर इस डेटा से पता है। अच्छा, एक चीज अपने दिमाग में रखो, मिनिमम वेवलेंथ अगर कोई पूछे किसका है, तो मिनिमम वेवलेंथ इज फॉर द वॉयलेट कलर। राइट, मैक्सिमम वेवलेंथ इज फॉर द रेड कलर। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट का होता है। इसके बाद अगली चीज, अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो बेटा फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी। जिसका वेवलेंथ मिनिमम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज फॉर वॉयलेट कलर एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज फॉर द रेड कलर। फ्रीक्वेंसी को इस वाले सिंबल न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहां न्यूटन साहब का एक्सपेरिमेंट, हमारे न्यूटन साहब यहां पर भी आए, उन्होंने कहा भाई अगर किसी भी प्रिज्म में हम व्हाइट लाइट डाल दें, व्हाइट लाइट यानी कि सनलाइट जो हमें दिखाई पड़ रही है, विजिबल लाइट जो होती है, अगर मैं व्हाइट लाइट यहां पर डाल दूं, व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, है ना, कलर्स,
जो भी कलर आपने देखे हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, जितने भी कलर्स आप जानते हैं वो सारे के सारे कलर्स जो हैं वो कंबाइंड फॉर्म में व्हाइट कलर कहलाता है। यानी सातों कलर्स को जब मिला दोगे ना बेटा तो वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया हमने, क्योंकि हर एक कलर का वेवलेंथ अलग अलग था, तो सभी की स्पीड अलग हो गई, सभी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गया और सभी का डेविएशन भी अलग हो गया। तो ये पता चला कि सर सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वॉयलेट का, और सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड वाले कलर का। ठीक है, ये चीज कैसे पता चलेगा, अगर इसी इंसिडेंट लाइट रे को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो कायदे से देखो तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। यहां पर डेविएशन फॉर द रेड कलर अगर आप देखेंगे तो केवल इतना है, बट डेविएशन फॉर द वॉयलेट कलर देखेंगे तो वो ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ बेटा, वॉयलेट कलर का। अब इस वाले फॉर्मूले के थ्रू समझो, मैक्सिमम डेविएशन किसका हो रहा है, वॉयलेट का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैक्सिमम किसका होगा, वॉयलेट का। स्पीड और वेवलेंथ मिनिमम वॉयलेट के लिए होगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को हम इस तरीके से यूज करेंगे इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, राइट। तो मैक्सिमम डेविएशन इज फॉर द वॉयलेट कलर, मिनिमम डेविएशन इज फॉर द रेड कलर। जिसका डेविएशन ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फॉर द वॉयलेट कलर एंड मिनिमम इज फॉर द रेड कलर। सिमिलरली स्पीड और अगर वेवलेंथ की बात करेंगे तो वो मिनिमम हो जाएगा, उल्टा होता है रिलेशन। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसी फेनोमेना को, है ना, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। यानी व्हाइट लाइट का 7 कंपोनेंट कलर्स में टूट जाना ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। और ये जो पूरा का पूरा एक पैटर्न फॉर्म हुआ ना जिसमें 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स यहां पर फॉर्म हुआ है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। फिर बात आई सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम था, अभी जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। यानी कि सन से जो भी लाइट आती है उसमें आखिर सर कौन कौन तरह की वेव्स होती हैं, ये चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेटा उसमें गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट हैं, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स हैं और रेडियो वेव्स हैं। इनको याद करने के लिए एक ट्रिपल एस मैं आपको सिखा रहा हूं, यानी कि शैलेंद्र सर स्पेशल्स मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप लोग उसको इजीली याद कर पाए। तो इसके लिए एक हमने लाइन बनाई कि भाई गाड़ी एक्सयूवी, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। ठीक है, जी से यहां पर क्या होगा, गामा रेज, एक्स का मतलब एक्स रेज, यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, वी का मतलब विजिबल लाइट, आई का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस, एम का मतलब जो है, माई का जो एम है दैट मींस माइक्रोवेव्स, और रेंज का जो आर है दैट मींस रेडियो वेव्स। तो ये गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। ठीक है, तो ये एक ट्रिपल एस हो गया इस सीक्वेंस को याद करने के लिए। तो सभी लोग इसको कहीं ना कहीं लिख लेना और याद कर लेना यूजिंग दिस न्यूमोनिक, है ना, यूजिंग दिस ट्रिपल एस। तो ये पूरा का पूरा एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न में अगर मैं आपको ऑब्जर्व करने वाली बात बताऊं तो ऑब्जर्व करने वाली बात यहां पर यह है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है बेटा वो रेडियो का होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ इज फॉर द रेडियो वेव्स एंड मिनिमम वेवलेंथ इज फॉर द गामा रेडिएशंस। और आपको यह भी पता है अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी मिनिमम, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा की होती है। मैं आपको बताऊं सनलाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटॉन्स कहा जाता है। हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला है E बराबर H इंटू न्यू, जहां पर ये जो H होता है दैट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर में -34 जूल सेकंड के बराबर। ठीक है, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। हालांकि इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट हमेशा बताने की कोशिश करता हूं कि तुम्हें सब कुछ रटना ना पड़े बेटा, है ना। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है जो कि फोटॉन्स का फॉर्मूला होता है, फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा कि सर ये जो एनर्जी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसी की एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो आपसे कोई बोले सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर गामा रेज, क्योंकि गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बेटा, इसलिए उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। सबसे कम एनर्जेटिक कौन होता है इसमें, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है वो सबसे कम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा होता है। तो यही पूरा जो सीक्वेंस है यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है।
फिर इसके बाद आई सर ये स्पेक्ट्रम को अपन लोग कैसे याद करेंगे, तो ये कुछ अब याद करने वाली चीज आ गई कि गामा रेज है तो उसका जो वेवलेंथ है वो 0.01 नैनोमीटर से कम होता है। उसकी डिस्कवरी बैक्वेरेल और क्यूरी ने किया। सोर्स क्या है इन कॉस्मिक रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो होते हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उससे मिलता है। मेथड ऑफ डिटेक्शन बता रहे हैं कि उसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा गामा की ही होती है। फिर उसके बाद एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, तो ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगा। डिस्कवरर जरूर याद करो, जैसे एक्स रेज क्या है उसको डिस्कवरी किसने किया, रोएंटजन ने। फिर इधर है अल्ट्रा वायलेट तो रिटर ने। फिर इसके बाद विजिबल लाइट है तो न्यूटन साहब ने। इंफ्रारेड वेव्स हैं तो हर्शल ने। और माइक्रोवेव्स हैं तो हर्ट्ज ने। रेडियो वेव्स हैं तो मार्कोनी ने। तो ये इनके डिस्कवरर्स हो गए, यूजेस भी लिखे हैं और इनका प्रोडक्शन कैसे होता है ये चीज भी यहां पर लिखा हुआ है। एंड दैट इज टोटली फॉर योर लर्निंग, कि आप उसको लर्न करें। और पूछा जाता है बेटा एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इस चीज के ऊपर। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आपको पीडब्ल्यू के ऐप पर भी ये नोट्स मिल जाएंगे। जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आएगा मैं तुरंत नोट्स भी वहां पर पोस्ट कर दूंगा। आप लोग थोड़ा सा बस एक्टिव रहिएगा, ठीक है। अब यहां पर बात आई सर अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रेंजेस, यहां पर बेटा बता रहे हैं कि अगर गामा रेज हैं तो गामा रेज का जो वेवलेंथ है वो इतना होता है। अब ये भी याद करने वाली चीज है ना कि गामा का कितना है। यहां पर देखो एक्स रेज के बारे में बात हो रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में, फिर विजिबल लाइट के बारे में, फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस के बारे में, ये आपको याद करना पड़ेगा। नो मोर ऑप्शन। माइक्रोवेव्स के बारे में, और आखिरी में है हमारा रेडियो वेव्स, तो इनके बारे में सभी का जो वेवलेंथ रेंज है दैट यू हैव टू लर्न। कितना वेवलेंथ है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी ये रेडिएशन है बेटा, इन सभी रेडिएशन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड। स्पीड सभी की सेम है। तो अगर आपको वेवलेंथ याद है तो आप उसके बेसिस पर फ्रीक्वेंसी निकाल भी सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला v बराबर f इंटू लेमडा, राइट। अब आगे आते हैं और अगले फेनोमेना की तरफ आते हैं। दैट फेनोमेना इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा किसी कमरे में जहां अंधेरा हो, जब आप दरवाजा खोलते हैं या कोई खिड़की खोलते हैं, इस तरीके का कुछ सीन देखने को मिलता है। इस सीन में क्या हो रहा है, यहां पर एक्चुअलिटी में जो लाइट रेज इधर से आ रही है ना बेटा, उस लाइट रेज का पाथ हमें दिखाई पड़ रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट रेज आती हैं तो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे सीधे मीडियम के पार्टिकल से इंटरैक्ट करते हैं। लाइट का पार्टिकल कौन है? फोटोन। हर एक फोटोन के पास अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी सीधे सीधे मीडियम पार्टिकल्स को दे देता है और मीडियम पार्टिकल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वापस से उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इसीलिए हमें ये लाइट का जो पाथ है, लाइट फैलती हुई दिखाई पड़ती है और लाइट का पाथ हमें दिखाई पड़ता है। कह रहे हैं when light from the sun enters earth's atmosphere it gets scattered, that is the light spreads in all direction by the dust particles and the air molecules present in the atmosphere। ठीक है, तो जब भी लाइट एटमॉस्फेयर में आती है तो फोटोन सारी एनर्जी उन पार्टिकल्स को देता है और वो पार्टिकल्स उस एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। इस चीज के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रेले। तो रेले साहब ने एक लॉ ऑफ स्कैटरिंग भी दिया था। उन्होंने कहा इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, उन्होंने कहा इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ टू द पावर 4। यानी जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उस कलर की स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी, या उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो उतनी ही कम होगी। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो किसका है भाई? रेड कलर का। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए उसकी जो स्कैटरिंग होती है बेटा वो सबसे कम होती है। यही कारण है कि जो डेंजर के सिग्नल्स होते हैं वहां पे रेड कलर का यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि हमें दूर से दिखाई पड़े। क्योंकि स्कैटरिंग कम होगी तो वो फैलेगा कम, जब वो कम फैलेगा तो दूर से कंसंट्रेटेड फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। इसलिए हर डरावनी चीज रेड कलर की होती है, चाहे वो कोई भी ट्रैफिक का रेड सिग्नल हो, कोई भी खतरे का सिग्नल हो, या फिर महिलाओं के माथे का सिंदूर हो, वो दूर से दिखाई पड़ता है कि भाई साहब खतरा आ रहा है ना, तो सावधान हो जाइए सभी लोग। फिर अगली बात करते हैं रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो यार सनराइज और सनसेट के केस में आखिर रेडिश हमें क्यों दिखाई पड़ता है, उसके पीछे का रीजन यहां पर क्या है? देखो बेटा, जब सन से लाइट रेज आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना, तो सनराइज के केस में क्या होता है कि इन सनलाइट को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि उस कंडीशन में सन की पोजीशन ये है और अर्थ की पोजीशन ये है।
ठीक है, यहां से यहां आने में उसको बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन दोपहर का जब टाइम होता है ना, तो अर्थ के जस्ट ऊपर सन होता है, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। ठीक है, तो अर्थ खुद घूमकर अगर इधर कहीं पर आया तो जस्ट ऊपर सन का पोजीशन होता है ड्यूरिंग द क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग नून, है ना। 12-1 बजे के आसपास क्या होता है कि सन एकदम खोपड़ी पे होता है हमारी। तो उस कंडीशन में क्या है कि उसको बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बट अभी जो डिस्टेंस है सनलाइट को वो ज्यादा ट्रेवल करना है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने से क्या होता है कि जैसे ही सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, अब यहां पर स्कैटरिंग का काम बहुत ज्यादा होता है। और आप सबको पता है कि जो ब्लू कलर होता है लाइट का, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। तो मैक्सिमम स्कैटरिंग इज फॉर द वॉयलेट एंड ब्लू पोर्शन ऑफ द लाइट। तो ब्लू कलर एकदम से फैल जाता है, लेकिन जो रेड वाला पोर्शन है वो उतना फैलता नहीं है। यही कारण है कि जब हम सन की तरफ देखते हैं तो हमें वो रेडिश रेडिश दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो रेड कलर जो है वो ज्यादा फैला नहीं है, जबकि ब्लू वाला जो पार्ट है वो पूरे में फैल गया है। सेम एक्सप्लेनेशन यहां पर बेटा लिखा हुआ है, कह रहे हैं ब्लू लाइट ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोर, मच ऑफ इट इज लॉस्ट, जो कि उसी में फैल जाता है और लॉस हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो हमें रेडिश रेडिश दिखाई पड़ रहा होता है। फिर अगला कह रहे हैं व्हाइट कलर ऑफ द स्काई एट नून। अब नून के केस में क्या होता है समझिएगा। ठीक है, नून के केस में क्या है कि वो डिस्टेंस बहुत कम है, लाइट जो है वो डायरेक्टली सन से हमारे तक आती है, तो उसमें स्कैटरिंग वाला जो काम है वो बहुत कम होता है, बट जितना होता है वो सबके लिए बराबर होता है, क्योंकि स्कैटरिंग ही कम हो रही है ना। तो जब बराबर स्कैटरिंग होती है बेटा, तो उससे क्या होगा कि जब सारे कलर्स की स्कैटरिंग होगी तो वो ओवरऑल हमें व्हाइट दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये चीज का 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन है। फिर ब्लू कलर ऑफ द स्काई की अगर हम बात करेंगे, सर स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है, रीजन बिल्कुल सेम है। अगर आप सन की तरफ देखेंगे तो वो रेडिश ऑरेंजिश दिखाई पड़ेगा, बाकी पूरे आसमान में देखेंगे तो वो नीला दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग वहां पर सबसे ज्यादा हुई है। ठीक है, ब्लू कलर सबसे ज्यादा फैल गया है पूरे एटमॉस्फेयर में, इसलिए वो ब्लू कलर दिखाई पड़ रहा है। कह रहे हैं द लाइट फ्रॉम द सन हैज टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अस। As the light travels through atmosphere, it gets scattered in different directions by the air molecules present in its path. तो ये स्कैटरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं the blue light due to its short wavelength is scattered more as compared to the red light of the long wavelength. Thus, light reaching our eye directly from the sun is rich in red color. सन से जो लाइट रे डायरेक्टली आती है वो रेडिश दिखाई पड़ती है, बट बाकी एटमॉस्फेयर से जो आ रही है, while the light reaching our eye from other direction is scattered blue light. ठीक है, बाकी सारी डायरेक्शन से जो लाइट आती है वो स्कैटर्ड ब्लू लाइट होती है, इसीलिए हमें बाकी पूरा आसमान जो है वो ब्लू कलर का बेटा दिखाई पड़ता है। अब अगला आया ब्लैक कलर ऑफ द स्काई इन एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा बेटा तो स्कैटरिंग नहीं होगी, और अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो कोई कलर दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब कि ब्लैक दिखाई पड़ेगा। राइट, तो कह रहे हैं सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, देयरफॉर नो स्कैटर्ड सनलाइट रीचेस द मून सरफेस, हेंस एन ऑब्जर्वर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, नो लाइट रीचेस द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर एक्सेप्ट द लाइट रीचिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। तो अगर कोई भी ऑब्जर्वर मून की सरफेस पर खड़ा है तो केवल सन की तरफ से लाइट उसके पास आएगी थोड़ी मोड़ी, अदरवाइज कोई भी लाइट वहां पर नहीं आएगी। क्यों सर? क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग कराने वाले पार्टिकल्स ही प्रेजेंट नहीं है। अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है तो वहां से हमें देखने पर एकदम काला काला अंधेरा दिखाई पड़ रहा होगा। Similarly, when astronaut goes above the atmosphere of the earth in a rocket, he sees the sky black, but to him earth appears blue due to the blue color of the sunlight scattered by the earth's atmosphere reaching him. तो जब भी कोई एस्ट्रोनॉट अर्थ से बाहर जाता है तो उसको पूरा स्काई ब्लैक दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग कराने वाले पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन जब वो अर्थ की तरफ देखता है तो उसको ब्लू दिखाई पड़ता है, क्योंकि अर्थ के आसपास ऐसे पार्टिकल्स हैं, अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है जो कि वहां स्कैटरिंग कराता है, और मेजॉरिटी स्कैटरिंग आपको पता है ब्लू कलर की होती है, क्योंकि वेवलेंथ उसका सबसे कम है। इसलिए एस्ट्रोनॉट को अर्थ ब्लू कलर का दिखता है, बाकी पूरा जो कुछ भी है वो सब ब्लैक कलर का उसको दिखाई पड़ रहा होता है। फिर अगला आता है व्हाइट कलर्स ऑफ द क्लाउड। तो ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, काफी एक्सप्लेनेशंस में दे चुका हूं इस चीज के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आप लोग सभी लोग पढ़िएगा यहां पर। ठीक है, अगला है यूज ऑफ द रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल। तो ये भी मैं यार आपको समझा चुका हूं कि डेंजर सिग्नल में रेड लाइट इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी स्कैटरिंग जो है वो सबसे कम है।
ठीक है, सबसे कम होगी क्योंकि वेवलेंथ उसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीजें हैं। मेन चीज इसमें क्या थी, प्रिज्म के बारे में आपको आना चाहिए, प्रिज्म के बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। उसके बाद जब स्पेक्ट्रम की बात करेंगे बेटा, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ वगैरह याद करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी पूरी सीरीज याद करिए, है ना, गाड़ी, एक्सयूवी, इन माई रेंज, सभी का आप वेवलेंथ याद करो, सभी की फ्रीक्वेंसी याद करो, किसने डिस्कवरी किया है वो याद करो। तो मतलब ओवरऑल अगर आप इस चैप्टर को देखोगे तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है ये वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग अपने पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, या फिर पीडब्ल्यू ऐप से आप पीडीएफ नोट्स निकाल लीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, इस चैप्टर में मेजॉरिटी चीजों को लर्न करना है बाय प्रैक्टिसिंग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सभी लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, मिलेंगे अपने अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस, टेक केयर।